ये आपकी चलो रिलेशन ऑप्शन लिख दिया मैंने, फंक्शन होता है रिलेशन फंक्शन। चलो रिलेशन फंक्शन सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, पेयर समझोगे ना। देखो होता है क्या ना, रिलेशन रिलेशन फंक्शन क्या है ना, रिलेशन में देखेंगे क्या रिलेशन है, और फंक्शन में देखेंगे उस रिलेशन का क्या फंक्शन चल रहा है। तो रिलेशन बहुत आसान है, फंक्शन में काफी चीजें हमें ध्यान पे रखना पड़ता है। रिलेशन बहुत आसान है, ठीक है, मैक्सिमम पोर्शन रिलेशन का आज ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर्ड पेयर देखेंगे। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि अगर ऑर्डर्ड पेयर का जब भी हम बात करेंगे ना, तो दो और दो से ज्यादा सेट की बात करेंगे, तो बेसिकली हम लोग दो सेट लेके ही चलेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। वो कैसे, पेयर में, पेयर मतलब क्या होता है, कपल्स। ठीक है, दो के कपल्स, ठीक है, दो लोगों के कपल्स। तो ऑर्डर्ड पेयर जब भी हम देखेंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो कोई कोई मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 1 3 देखे, ठीक है, 2 4 देखे, ठीक है, 5 2 देखे, ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। ये सारे क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, जिसका कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जिसका कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस क्या है, हम दो एलिमेंट को लिख रहे हैं साथ में, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, क्लियर है। इसको हम लोग किस में दिखा सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिखा सकते हैं, कोऑर्डिनेट पे दिखा सकते हैं, एक्स वाई एक्सिस पे दिखा सकते हैं, सारे रिलेशंस को दिखा सकते हैं। अब इसमें एक टर्म आता है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जैसे इक्वल सेट देखे थे ना, वैसे इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होगा, ऐसे ही इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होगा। ठीक है, ये क्या कहता है, ऑर्डर्ड पेयर, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या कहता है, ठीक है, ये कहता है कोई कोई टू ऑर्डर्ड पेयर है, टू ऑर्डर्ड पेयर। पढ़ा है रिलेशन फंक्शन आपने, सर मैंने तो डोमेन रेंज बस यही सुना है। सुना है, पढ़ा नहीं है। सर एग्जाम के टाइम पे ऊपर ऊपर से पढ़ा था, फिर उसके बाद तो मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो नहीं है। ठीक है, क्या होता है डोमेन रेंज। सर मैं भूल गई। चलो कोई बात नहीं, मैं अच्छे पढ़ाऊंगा से उसके बाद पढ़ा नहीं नहीं था भूलूंगा। ना, इसीलिए याद नहीं है। कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद नहीं भूलूंगा। चलो, अब देखो, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या कहता है कि कोई दो ऑर्डर्ड पेयर है, टू ऑर्डर्ड पेयर, कैसे A1 B1 A2 B2, ऊपर में बताया था ना ऑर्डर्ड पेयर कैसे होते हैं, 1 3 2 4 ऐसे। ये इक्वल है, इस साइन का मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ। अगर A1 A2 से इक्वल है, B1 B2 से इक्वल है, तब क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर इक्वलिटी होल्ड करेगा। इसका और क्या मतलब समझ सकते हैं, देखो अगर मान लो A1 A2 लिखते हैं, सॉरी A1 B1 लिखते हैं, ठीक है, एंड A2 B2 लिखते हैं। अब हो क्या रहा है, ये इससे इक्वल होना चाहिए, ये इससे इक्वल होना चाहिए। समझ गए बात, हम्म। तभी ना इक्वालिटी होगा, तभी इक्वालिटी होगा। ये समझ में आ गया। अगर हम एक छोटा सा क्वेश्चन पूछे, छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ एनसीईआरटी में है भी है, ठीक है, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ, ये पूछेगा भी एग्जाम में आपसे, मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, सारा क्लियरिटी पूरा एकदम सामने दिखेगा आपको। आई होप जो आप दो टॉपिक पढ़े हो, उससे आपने ये चीज देख लिया होगा कि टॉपिक क्लियर हो रहा है, सेटिस्फाई हो टॉपिक से, बताओ A एंड B। हम्म। ठीक है, तो आप आगे भी आपको समझ में आएगा। द फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, A एंड B, A एंड B इफ 3A - 2 B+3 एंड एंड ये इक्वल है किससे, 2A - 1 3 से। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B कैसे बनाएंगे बताओ। सर बहुत एक आसान, मिनट में करके इसको दोनों को सॉल्व करो, जो ए वाला पार्ट है वो उससे इक्वल कर देंगे। इससे इक्वल करेंगे, 3A - 2 इक्वल टू 2A - 1। एक सर लाइन वन ड्रॉ, वैल्यू आएगी, ए की तो वन आ जाएगी। ए की वैल्यू आ जाएगी +1, A इक्वल टू +1। वेरी गुड, कैसे आई मैं बता देता हूँ, एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। 3A 2A को इधर ले आओ, 3A - 2A, और -1 उधर था, -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, 3A - 2A ये हो जाएगा, -1 + 2 कितना हो जाएगा, +1। ठीक है, बी और की यहाँ क्या जीरो हो आ जाएगा, जाएगी। आ जाएगा बस।
मतलब ए का वैल्यू 1 रखेंगे, बी का वैल्यू 1, उसके लिए ये वैल्यू इक्वल है, ये सेट इक्वल उसके लिए, ठीक है। अगर मान लो ये क्लियर है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ये इंपॉर्टेंट है, आसान है। कार्टेशियन प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब समझती हो आप, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का मतलब क्या होता है? दो सेट है, टू नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट मतलब सर जो खाली ना हो, जिसमें जो एम्प्टी खाली सेट नहीं हो, है, हाँ। जो हमने सेट पढ़ा था एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी एम्प्टी नहीं हो। अब हम फंक्शन रिलेशन में जो भी बात करेंगे नॉन एम्प्टी का बात करेंगे, एम्प्टी एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे। तो छोटा सा डेफिनेशन इसका देख लेते हैं। ये कहता है लेट ए एंड बी बी एनी, एक मिनट आप रुकना, ठीक है। नया वॉइस क्लियर एक बार बता देना। हाँ सर, वॉइस क्लियर है। ठीक है, सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्रेशन, ठीक है स्टार्ट करते हैं। देखो लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। अगर मान लो ए और बी कोई टू नॉन एम्प्टी सेट है, ए और बी टू नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट, मैं आसान भाषा में बताऊंगा, डेफिनेशन फॉर कंप्लीशन, कंप्लीट उसके लिए मैं डेफिनेशन लिखा, तो मैं डेफिनेशन ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, कंसेप्ट में बिलीव करता हूँ, ठीक है। इज कॉल्ड इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट, सीपी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी, ठीक है, इज डिनोटेड बाय, आसान भाषा में बताऊंगा, ए क्रॉस बी। ये कह रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट का मतलब ये है कि ए और बी दो सेट है, अगर उसका हम ए क्रॉस बी करेंगे तो और पेयर बनेंगे, तो पेयर कैसा बनेगा? ए कॉमा बी बना, तो ये जो ए है ना वो ए सेट से बिलोंग करेगा, और बी जो है वो बी सेट से बिलोंग करेगा। इसको आसान भाषा में समझे तो देखो, अगर मान लो क्वेश्चन एक समझो, इफ ए इजकल टू कोई सेट है 2 4 6, बी इजकल टू कोई सेट है 1 2, अगर हम इसका ए क्रॉस बी करें तो क्या क्या सेट बने, क्या क्या सेट नहीं, क्या क्या पेयर बनेंगे, सेट अब बात नहीं करेंगे, पेयर क्या क्या बनेगा। ये टू पहले 1 के साथ जाएगा, फिर 2 के साथ जाएगा, ठीक है। ये 4 किसके साथ जाएगा? पहले 1 के साथ जाएगा, फिर 2 के साथ जाएगा। समझ में आ रहा है स्नेहा? हाँ सर, जो आपने देखो, बात भी बोली ना कि बाद में जब हम सेट बनाएंगे तो फिर ए वाला पार्ट ए सेट से होगा, बी वाला पार्ट बी सेट से होगा, वो तो है इसमें भी। जैसे 2 2 4 4 6 6 पहले ए वाले सेट से हैं, जो बाकी 1 1 और एक 2 2 है वो बी वाले सेट से हैं। ए क्रॉस बी करेंगे ना, तो जब यहाँ जो एलिमेंट्स लिखेंगे ना वो पहले ए सेट से लिखेंगे, फिर कॉमा, फिर यहाँ जो एलिमेंट्स लिखेंगे वो बी सेट से लिखेंगे। समझ गए बात? वही अगर हम्म। हम बी क्रॉस ए करेंगे, मान लो बी क्रॉस ए लिख ले, एक दो एलिमेंट्स लिख ले, तो क्या होगा? पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, तो क्या क्या आएगा? 1 2 और 2 1 के साथ क्या क्या आएगा? देखो, अगर आप इसको मिसमैच नहीं कर सकते, देखो अगर आपको समझ में ना आ रहा है ए क्रॉस बी कैसे लिखेंगे, तो आप पहले ए का एलिमेंट्स लिख लो 2 4 6, उसके बाद इस तरफ लिख लो 1 और 2, ठीक है। आसान तरीका बताता हूँ, ऐसे ही आपको रिलेशन समझना है, इसलिए अभी से स्टार्ट करते हैं। 2 1 के साथ जाएगा, फिर 2 के साथ जाएगा, देखो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? फिर ये 4 1 के साथ जाएगा, फिर 2 के साथ जाएगा, देखो यहाँ पे 1 है, 4 2 मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा बताओ? ये 6 1 के साथ जाएगा, फिर 2 के साथ जाएगा, देखो समझ में आया कैसे करना है? हम्म। स्टार्टिंग हो सकता है मिस हो जाए, तो ऐसे कर लो। यही यही ए क्रॉस बी हो गया। अगर हम बी क्रॉस ए लिखे तो क्या हो जाएगा? पहले बी के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2, 1 फिर और ए 2। के क्या क्या लिखेंगे? 2 4 6, ये लिखेंगे, ठीक है। क्या होगा? 1 2 के साथ जाएगा, 4 के साथ जाएगा, 6 के साथ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा बताओ? उसके बाद 2 2 के साथ, 4 के साथ, 6 के साथ,
दोनों में देखो 6 पेयर ही बनेंगे, देखो 2 4 6, यहाँ भी एक 1 के साथ 3 पेयर बन रहे हैं, 2 के साथ भी 3 पेयर बन रहे हैं, टोटल 6 बन रहे हैं, तो पेयर उतने ही बनेंगे। समझ में आया? हम्म। पेयर उतने ही बनेंगे। अच्छा मुझे बताओ, क्या क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल हो सकते हैं? नहीं। इन जनरल, इन जनरल नहीं होंगे। इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? इक्वल सर होने के इसका लिए ए, इक्वल सेट होने ए चाहिए। हाँ, ए और ए बी वन इक्वल और ए सेट टू होने इक्वल चाहिए। होने चाहिए ना। ए ए और और बी बी, इक्वल हाँ। सेट होने चाहिए, इक्वल सेट होने चाहिए। तो हम लोग अभी रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर पढ़ रहे हैं, तो वहां हम लोग सेट की बात करते थे, यहाँ हम पेयर की बात करेंगे। ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए। वहां सेट की बात कर रहे थे, वहां से एलिमेंट्स की बातें कर रहे थे सेट के अंदर, यहाँ सेट को क्या करेंगे, पेयर में लिखेंगे। क्लियर है? हम्म। क्लियर है? अगर मान लो, अगर मान लो तो हम ए क्रॉस बी को कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली? ए क्रॉस बी को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? एग्जाम में लिखोगे, अगर कार्टेशियन, व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल दिया तो लिखोगी ए कोमा बी, ए क्रॉस बी, ए कोमा बी, सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। अगर हम बी क्रॉस ए को लिखे तो कैसे लिखेंगे? बी कॉमा ए, सच दैट, सच दैट स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए और स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ये लिखेंगे ना? हम्म। देख लो, ठीक है। अगर मान लो, अगर मान लो इफ ए इज इक्वल टू 5 और बी इज इक्वल टू 5, दोनों में से कोई एक 5 है, दोनों में से कोई एक एम्प्टी सेट है, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट ही होगा। 5 हो जाएगा। वेरी गुड, 5 हो जाएगा। समझ में आया? कुछ कुछ चीजें मैं पूछूंगा। इफ इफ वन ऑफ द वन ऑफ द सेट इज, एकदम बेसिक है, ये समझ गए तो पूरा रिलेशन फंक्शन समझ में आ गया। मैं आपको बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है? जहां बच्चे फंसते मैं वही वही क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है? इफ वन ऑफ द सेट इज इनफाइनाइट सेट, सब आपने पढ़ा, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सेट, ठीक है? अगर कोई एक सेट इनफाइनाइट सेट है, लेट ए इजकल टू इनफाइनाइट सेट, ठीक है? बी कोई फाइनाइट सेट ही है मान लो, तो ए क्रॉस बी नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे? क्या होगा बताओ, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे? सर वो तो फिर वो भी तो अनकाउंटेबल ही होंगे। ऑन कॉन्फिगर, वेरी गुड, इनफाइनाइट हो जाएंगे, क्योंकि एक तरफ इनफाइनाइट है ना, तो बनाते चला जाएगा, तो कंप्लीट ही नहीं होगा कभी। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक सेट इनफाइनाइट है, दोनों है, या कोई एक भी सेट इनफाइनाइट है, तो उसके क्रॉस क्या हो जाएंगे, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? क्या होगा बताओ? इनफाइनाइट। इनफिनाइट हो क्लियर है? जाएगा। हम्म। हो जाएगा। चलो इतना क्लियर है। हाँ सर। चलो इतना क्लियर है। एक क्वेश्चन छोटा सा देता हूँ जिसको आप सॉल्व करो, है? नोटबुक है सामने, क्वेश्चन है। हाँ सर। इफ ए इजकल टू, इफ ए इजकल टू ए क्रॉस बी एंड बी इजकल टू 1 2 3, ठीक है? फाइंड फाइंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। सर पहले तो ए क्रॉस बी निकालूं, फिर बी क्रॉस ए निकालूं, फिर उनका इंटरसेक्शन निकालूंगी ना। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही करना है, एग्जैक्टली ऐसे करना है।
सर मैंने ए इंटू बी निकाल लिया और बी इंटू ए निकाल लिया। अब ये है कि इन लोगों के जैसे ऑर्डर अलग अलग है, हम लोग ऑर्डर अलग अलग सेट्स में कंसीडर नहीं करते ना। आपका माइक बंद है सर। इक्वल सेट होगा, अगर इक्वल सेट होगा तो वो इक्वल दिखना चाहिए, मतलब ए कॉमा ए और ए कॉमा ए, दिस इज इक्वल सेट। इक्वल सेट नहीं, इक्वल पेयर, इक्वल पेयर। ठीक है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कुछ भी इक्वल नहीं आ रहा हो तो वो क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। फाइव और हो हमेशा जाएगा। फाइव होगा, हमेशा फाइव होगा, अनलेस एंड अनटिल इन दोनों का इक्वल सेट ना हो। ये इस चीज को ऊपर वाले को मैं समझाने के लिए क्वेश्चन दिया हूँ। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। पर अब सर ऐसे मान लो ऐसा कार्टेशियन प्रोडक्ट। हाँ बोलो पर बोलो सर ऐसा क्यों बोलो। होता है, जैसे हम लोग सेट्स में तो ऑर्डर को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं कि हमें ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, पर इसमें हमें ऑर्डर से बहुत फर्क पड़ता है। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ ऑर्डर नहीं है। सबसे पहला बात ये समझना है कि यहाँ एक बात बताओ, सिंपल सा बात है, वहां हम लोग क्या लिखते थे, ए बी सी, ऐसा लिखते थे, ऐसे लिखते थे ना। यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, A1 A2, मान लो A3 लिख रहा है कोई, ऐसे लिख रहा है पेयर। अब इसको वो ऐसे भी लिख दे, पहले A1 लिख दे, पहले फिर A3 लिख दे और फिर A2 लिख दे, तब भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई अगर A1 को 1 ए लिख दे, ये कैसे पॉसिबल है, हाँ। पॉसिबल नहीं है ना। ये प्रॉब्लम है, समझ में आया क्या प्रॉब्लम है। हाँ। ठीक है, यहाँ तो मैं अलग लिखे क्या प्रॉब्लम है, ए को पहले लिखो, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी पेयर को पहले लिखो बाद लिखो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। वही तो हम यहाँ पे कर रहे थे कि हम ए बी सी के बदले ए बी डी लिख रहे थे। जब ए बी डी नहीं लिख रहे थे तो A1 को 1 ए कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ना। समझ में आया। हाँ ऐसे ही देखो, कार्टिशियन प्रोडक्ट ऑफ, एकदम मैं बेसिक ही आज बताऊंगा। ठीक है, थ्री सेट भी हो सकता है, क्योंकि एक बार बेसिक क्लियर हो गया ना तो फिर सारा रिलेशन फंक्शन बहुत आसान है। ठीक है, केक हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तीन सेट का क्या होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, तीन पेयर बनेंगे, मान लो तीन पेयर ए बी सी बना, ऐसा ही कुछ बनेगा, तो ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ए बी सी, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो मान लो अगर कोई क्वेश्चन है, ए इजकल टू मान लो 1 2 है, ठीक है, बी इजकल टू मान लो 3 4 है, और सी इजकल टू मान लो ए बी है, तो कैसे लिखोगे, पहले 1 3 के साथ जाएगा, फिर ए के साथ जाएगा, या फिर ऐसे कर लो, पहले ए क्रॉस बी लिख लो, आसानी के लिए ए क्रॉस बी लिख लो, तो क्या क्या बनेगा बताओ, 1 3, 1 और 3, फिर 1 और 4, 1 4, टू फिर और थ्री और ठीक टू है, और फोर ये हो जाएगा ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी कर दो, अब सी वाले एलिमेंट्स लिख लो, पहले ए लिखो सब में, फिर सब में बी लिखो, सब में ए लिखो पहले, 1 3 ए 1 4, सॉरी 1 मिनट, 1 4 ए, उसके बाद क्या लिखना है, 2 3 ए, उसके बाद 2 4 ए, ए वाले लिख लिया आपने, अब बी वाले लिखो, मतलब 1 3 बी, समझ में आ रहा है। हाँ। फिर मैं एलिमेंट्स ऐड कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, 2 3 बी, 2 4 बी। ठीक है, क्लियर है। अब सुनो मेरी बात, इतना क्लियर है तो मुझे बताओ, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, चाहे चाहे ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे, ये कैसे पता चलेगा, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी, ये कैसे बनेगा, ये बताओ। सर आई थिंक सो, एलिमेंट्स मतलब जितने सेट्स हैं उसमें हम मल्टीप्लाई हम्म, करेंगे कुछ। जैसे पहले कैसे हमारे पास बनेगा बताओ। नंबर ऑफ सेट्स 2 थे और हम्म, एलिमेंट हमारे पास 3 थे, तब हम्म, 6 सेट बने। अब ठीक एलिमेंट है, हमारे पास एक सेट में 2 है, पर सेट 3 है, फिर भी 6 ही आना चाहिए। देखो मुझे भी देखो, अगर हम यहीं पे देखो, अगर हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो इसमें भी दो एलिमेंट्स है, इसमें भी दो एलिमेंट्स है, टोटल कितने बन रहे हैं, चार बन रहे हैं, 4 बन रहे बन हैं। रहे हैं ना। तो मतलब 2 × 2 हो रहा है, एग्जैक्टली वही हो रहा है। तो ए क्रॉस बी कैसे बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितना है, उतना बना दो, उतने नंबर ऑफ पेयर बनेंगे। 9। बस आसान है ना। अब देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी में कितने बन रहे हैं, देखो 9 बन रहे होंगे।
एक दो तीन चार, अच्छा 8 बनेंगे ना। दो दो, 2 इंटू 2 इंटू 2, ए में 2, बी में 2, सी में 2, कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। बन रहे 8, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, बन रहे 8। हाँ एन ए इंटू एन बी इंटू एन सी, ये याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है इतना? हाँ ठीक है। सर क्लियर है। ठीक है, अब देखो, अभी एक छोटा सा टॉपिक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत आसान है, ठीक है, ना भी बताओ तो चलेगा, लेकिन बता देता हूँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा कैसा? सिंपल सा बात है, आप ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे किसी भी चीज को? अगर मैं कोई पेयर लिख रहा हूँ, 1 2, ठीक है, 3 4, ठीक है, उसके बाद 5 6, ठीक है, फिर 1 4, ऐसे मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, ठीक है, 3 6, तो इसको एक्स वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ होगा बताओ? पहले तो आप जो वन नंबर लिख होगा लो, वो एक्स एक्सिस में टू, हो जाएगा और जो टू है वो वाई एक्सिस में वेरी हो गुड, जाएगा। 5, पहले पहले नंबर लिख लो, 6 इक्वल डिस्टेंस पे, 7 तक कर लो, ठीक है। इधर भी कब तक? यहाँ भी 6 तक कर लो, 1 2 3 4 5, चलो थोड़ा सा छोटा पड़ गया ना, 1 मिनट में। चलो अब देखो, 1 2 3 4 5 6, चलो थोड़ा मैं रफली बना रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा रफली बना रहा हूँ। चलो अब देखो, 1 2 कहाँ होगा? ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ कुछ होगा। फिर 3 4, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, मान लो 3 4, ठीक है। इसको लिखते भी चलना है, 1 2 3 4, इसको लिखना भी है, ठीक है। उसके बाद क्या? 5 6 ऊपर जाएगा सीधा, ठीक है। उसके बाद 1 4, तो 1 यही लाइन है, और 1 4 कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 6 कहाँ हो जाएगा? 3 यही है, 6 ऊपर चला जाएगा, मतलब ठीक यहाँ आ जाएगा 3 6, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंट आप कर सकते हो ग्राफिकली, इसमें कोई दिक्कत? बताओ। नहीं सर, मुझे ना अभी ये एक तो बात याद ग्राफिकली आ है। रही हाँ थी। प्रैक्टिकल हाँ। और पेपर हम्म, से रिलेटेड है मैथ्स के। सर हमें ना हम्म, हमारा मैथ्स लैब का पीरियड होता है ना, तो उसमें हमें सर ने ना कुछ मिन्स और मैक्स करके कुछ करवाया था, और उन्होंने लीनियर ठीक है। इनइक्वालिटीज का ही था। और उन्होंने बोला था ये हम्म, 12th का टॉपिक है, और वो हमें करवाया था एक दिन। फिर उन्होंने हम्म, बोला कि वो उसको 3 मार्क्स का देंगे पेपर में, और जो प्रैक्टिकल होगा वो उस दिन हम्म, कराएंगे। बट सर वो टॉपिक तो हम्म। बुक में भी नहीं है हमारी 11th की। आप मुझे भेजना टॉपिक क्या है, आपके पास है टॉपिक? हाँ सर, टॉपिक तो पढ़ा हुआ है, बट फिर आइडिया भी नहीं है, कुछ भी बुक में भी नहीं है वो। मैं देखता हूँ, कुछ देखूंगा मैं, तब मुझे पता चलेगा, एक बार मुझे भेजना, ठीक है। ठीक है सर। एरो डायग्राम में देखता हूँ, ठीक है। इसी का कैसे सेट, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैसे देख रहे थे। एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टॉपिक आप लिख लो, टॉपिक मैंने मिस करा लिखा, सीधा लिखो, और यहाँ लिखो टॉपिक, यहाँ लिखो रिप्रेजेंटेशन, मतलब अभी तो आप लिख नहीं रही होगी, मैं पीडीएफ शेयर करूंगा तब लिखना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो पहला क्या होगा? पहला है ग्राफिकल मेथड, बहुत इजी है, क्लास 9 10 में हम लोग देखते हैं। फिर एरो डायग्राम, एरो डायग्राम ऑलमोस्ट मैंने बता दिया, ठीक है, कैसे? मान लो कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, ठीक है, कोई सेट बी है, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे ए बी है, तो कैसे बनेगा? एरो डायग्राम कैसे बनेगा? 1 इसके साथ जाएगा, 1 ए के साथ जाएगा, 1 बी के साथ जाएगा। और ये ऐसे टू एरो, ये ऐसे एरो डालो, ऐसे एरो का मतलब कि हम ए से बी को लिख रहे हैं, मतलब ए क्रॉस बी लिख रहे हैं। ये एरो ही बताएगा ना, ए क्रॉस बी लिख रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होगा बताओ? फिर क्या होगा? टू 2 किसके साथ ए जाएगा? के साथ जाएगा, 2 बी के साथ जाएगा, 3 ए के साथ टू जाएगा, के थ्री साथ बी जाएगा, के साथ जाएगा। ठीक है, 3 ए के साथ जाएगा, 3 बी के साथ जाएगा। ये हो गया एरो डायग्राम, बस इतना ही देखना है, दो रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही देखना है, बहुत सिंपल। अगर आपको बोल दिया, एग्जाम में पूछ दिया कि आप रिप्रेजेंट करो किसको, ऑर्डर पेयर को, कार्टेशियन प्रोडक्ट को, बस ऐसे रिप्रेजेंट करना, सिंपल है, ठीक है, सिंपल है। चलो इतना क्लियर है, इतना क्लियर हाँ है, इतना क्लियर है, हाँ इतना सर क्लियर है, क्लियर है। इतना क्लियर है। चलो, चलो एक क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चंस करते हैं, जस्ट अ मिनट।
एक क्वेश्चन है आपका, इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू पी कॉमा क्यू कॉमा पी कॉमा आर कॉमा एम कॉमा क्यू कॉमा एम कॉमा आर वन, फाइंड ए एंड बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिया है किसी दो सेट का, ए और बी का। आपसे सेट पूछ रहा है, सेट ए और सेट बी क्या होगा। सर ये तो बहुत इजी है। ए बहुत होगा इजी है, पी। बहुत इजी है, I know। ए हाँ, होगा पी। ए क्या क्या होगा ये बताओ। ए तो होगा जो, हाँ सॉरी, ए एक तो होगा पी होगा और एम होगा, ए सेट में पी और एम होंगे। हम्म। और बी सेट में होगा क्यू और आर। पक्का। क्योंकि पहला पहला वाला एलिमेंट ए में होते हैं ना। ए सेट क्या होगा, पी होगा पी और क्या होगा, और एम एंड होगा। एम। ठीक है, बी सेट क्या होगा, क्यू और आर होगा। क्यू आर होगा। ठीक है, तो ऐसे भी उल्टा भी सोचना है, ठीक है, ऐसे उल्टा भी सोचना है, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, एक देखो, एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चंस कराता हूँ, आपके एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट के लिए मैं बताता हूँ। अगर मान लो, लेट ए बी, सोचना थोड़ा, नॉन एम्प्टी सेट। अगर ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, सच दैट ए क्रॉस बी, कितने क्लास में स्कूल में ये चैप्टर हुआ था। सर ये तो पता है आपको, अप्रैल में ही खत्म हो गया होगा, ये तो बहुत पहले हुआ था। वो बहुत जल्दी हो गया था। ठीक है, बी इक्वल टू सी। कंसेप्ट नहीं देते हैं स्कूल में, पहले कंसेप्ट देना पड़ेगा, जो बेसिक चीजें बताना पड़ेगा, वो नहीं बताते स्कूल में। वो बताएंगे तब नहीं तो उनको जल्दी चैप्टर स्टार्ट रहती होगा। है, उनको तो पता नहीं हाँ, बहुत जल्दी इसलिए रहती है सिलेबस खत्म करने की ना। इसलिए इसलिए अगर ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है और ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी आपस में इक्वल है, तो सो दैट बी इक्वल टू सी। क्या बी और सी भी इक्वल होंगे, पहले ये हाँ सोचो, सर। ये कब होंगे, ये कब होंगे। सर ये तब इक्वल, अच्छा, शो दैट बी इक्वल्स टू सी। हमें हम्म, ये शो करना है कि बी और सी कब इक्वल होंगे। बी और सी इक्वल होंगे, ये शो करना, सो दैट अगर ये इक्वल है तो इक्वल करो कि ये इक्वल होंगे। देखो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन देखो इसका। मान लो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी इक्वल है, ये तो गिवन है। तो मान लो ए क्रॉस बी अगर बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी को, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, सारे ए जो है, सारे मतलब ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं ए क्रॉस बी के, तो ये जो ए है ना वो सारे ए से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम्म। हम ए कॉमा बी, इसका मतलब ये है कि अगर ए कॉमा बी ए क्रॉस बी को बिलोंग कर रहा है, दोनों इक्वल है, तो ये ए क्रॉस सी को भी बिलोंग कर रहा होगा। ध्यान से देखो जो मैंने लिखा है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, ध्यान से देखो, ये दोनों देखो समझ में आया कि नहीं आया। सर नेक्स्ट वाला क्या था, ए और बी जो आपने लिखा सेकंड वाला स्टेटमेंट। देखो अगर ये कोई ए क्रॉस बी है, तो इसका कोई एक ऑर्डर पेयर होगा, वो हमने मान लिया ए बी। ठीक है, हम्म। अगर ए बी इसका ऑर्डर पेयर है और दोनों आपस में इक्वल है, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी इक्वल है, मतलब सारे के सारे ऑर्डर पेयर इक्वल है, इसका मतलब इसका ऑर्डर पेयर उसका भी ऑर्डर पेयर होगा, मतलब ए कॉमा बी ए क्रॉस बी का ऑर्डर पेयर है, तो ए कॉमा बी ए क्रॉस सी का भी ऑर्डर पेयर होगा। हाँ अब समझ में आ गया। होगा, इसका मतलब ये है कि अगर ये जो बी है वो बी को बिलोंग कर रहा है, तो ये बी सी को भी बिलोंग कर रहा होगा। हाँ। होगा, तो बी बिलोंग टू सी भी लिख सकते हैं, बी बिलोंग टू बी भी लिख सकते हैं ना। हाँ लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है, अगर बी सी को भी बिलोंग कर रहा है, बी बी को भी बिलोंग कर रहा है, सारे बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल सारे बिलोंग कर रहे हैं, मतलब क्या लिख सकते हैं बताओ, बी इज अ सबसेट ऑफ सी। हाँ सी के उसमें आ रहे हैं ना ये तो, अंदर। होगा, क्लियर है, क्लियर है। हम्म। अब देखो, अब सेम चीज हम क्या करेंगे, ठीक है, सेम चीज क्या करेंगे, अगर हम ले रहे हैं कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एंड
ए कॉमा सी देन ऑल्सो बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, बिलोंग करेगा ना। हम्म। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये ए तो इससे बिलोंग कर रहा है, ये ए से बिलोंग कर रहा है, तो ये सी बी से भी बिलोंग कर रहा है, ये सी सी से भी बिलोंग कर रहा है, मतलब स्मॉल सी सी भी बिलोंग्स टू बी का कैपिटल बी। सबसेट है। इसका मतलब क्या है? सी बी सबसेट है बी का, तब दोनों इक्वल और हो गए। दोनों आपस में सबसेट है एक दूसरे का। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर बी इज अ सबसेट ऑफ सी एंड सी इज अ सबसेट ऑफ बी, इट्स मीन दैट बोथ आर इक्वल सेट। इक्वल सेट इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू सी। कोई दिक्कत? नहीं। जल्दी बताओ, आसान था कि टफ था? नहीं, सही था। ये क्वेश्चन वैसे आते हैं बड़े बड़े एग्जाम में। बड़े बड़े एग्जाम में नहीं है, आपके स्कूल का टीचर का दिमाग घुमा तो पूछ देगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस कभी पूछे ना, अगर ये चीज याद नहीं रहा ना, तो आप इसको एग्जाम्पल से बता देना, एग्जाम्पल लेके बता देना। ए और बी कोई ले लेना, ठीक है, अगर ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी इक्वल है, तो बी और सी सेट भी इक्वल होंगे, तो कोई दो एग्जाम्पल ले लेना। ए और बी और सी कोई तीन सेट ले लेना, ऐसा लेना कि यही रिजल्ट आए। थोड़ा बुद्धि लगा लेना, आ जाएगा। नहीं तो अगर ये याद रख सकती हो, जो बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलो, इतना क्लियर है। हम्म। चलो, अब देखते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं रिलेशंस क्या होता है। नॉर्मल भाषा में रिलेशंस क्या होता है? हमारे आपके बीच में क्या रिलेशन है? टीचर से स्टूडेंट का, तो एक तो रिलेशन है ना, रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। हम्म। पेरेंट्स में क्या होता है? मम्मी और बेटा का रिलेशन होता है, सन का मतलब बेटा मतलब सन समझो, मम्मी लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद पापा और सन का भी रिलेशन होता है, ठीक है। इस मम्मी का उनके पापा के साथ होगा, तो इस बच्चे का वो नाना जी होंगे। इस पापा हम्म। की अगर मम्मी होगी कोई, तो इसकी दादी होगी। ऐसे कुछ रिलेशन चलता है। ऐसे ही सेट में भी रिलेशन चलता है, पेयर में रिलेशन चलता है। तो पेयर में रिलेशन चलने का मतलब ये है कि उसका कोई मीनिंगफुल होना चाहिए। रिलेशन का मतलब होता है मीनिंगफुल, मीनिंगफुल रिलेशन। ऐसा नहीं आप कुछ भी कर रहे हो तभी रिलेशन होगा, नहीं तो रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। रिलेशंस क्या कहता है, अगर हम इसका डेफिनेशन देखें 2 मिनट में, तो क्या कहता है? ये कहता है कि अगर लेट ए एंड बी एनी टू सेट, कोई दो सेट है, ठीक है, देन देन अ रिलेशन आर, कैपिटल आर से रिलेशन दिखाते हैं, आर, देन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब सुनो मेरी बात, इसका क्या मतलब है, इतने बड़ा डेफिनेशन का मतलब क्या है, समझो मेरी बात। देखो, रिलेशंस का मतलब होता है कोई मीनिंग होना चाहिए। अगर हम ए क्रॉस बी लिख रहे हैं, उसमें तो बहुत सारे पेयर आएंगे, लेकिन सबका आपस में रिलेशन होगा क्या? सबके आपस में कुछ मीनिंगफुल मतलब होंगे? नहीं ना, मतलब होंगे। अगर मान लो रिलेशन में टोटल नंबर ऑफ पेयर मान लो 10 आए, 10 पेयर आए, और उसमें जो मीनिंगफुल मतलब आपस में जो रिलेशन है वो 4 ही पेयर आए। समझो बात ध्यान से, ए क्रॉस बी लिखेंगे तो सारे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर लिखेंगे, उस ऑर्डर पेयर में कुछ ही पेयर होंगे जो आपस में रिलेशन होंगे, ठीक है। इवन नंबर का रिलेशन, ऑड नंबर का रिलेशन, ऐसे कुछ होगा मैथमेटिकली, तो जो वो रिलेशन होगा वो 4 पेयर, वो इन्हीं 10 में से होंगे ना, हम्म। उन्हीं 10 में से होंगे। मतलब ये 4 पेयर इस 10 पेयर का सबसेट होगा, हाँ। होगा। इसका मतलब ये है कि जब भी क्वेश्चन में ए टू बी लिखा रहेगा, रिलेशन ए टू बी, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, ए क्रॉस बी में रिलेशन खोज रहे हो। ए टू बी का मतलब होता है ए क्रॉस बी में आप रिलेशन खोज रहे हो। ध्यान से आप डेफिनेशन देखो, आप समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि ए और बी कोई दो सेट है, देन रिलेशन कोई आर फ्रॉम ए टू बी, ए से बी मतलब ए क्रॉस बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी में ए टू बी हम रिलेशन ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अगर हमको रिलेशन मिल गया, लेट्स इमेजिन 2 और 4 का कोई रिलेशन है, कह देंगे ना 2 और 4 रिलेशन है, 2 into 2 is 4, सो 2 और 4 इज रिलेशन। तो मान लो ये 2 जो है वो ए सेट से बिलोंग कर रहा है, या 4 बी सेट से बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं बताओ?
हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? कि ये हम यहाँ रिलेशन लिख है। सकते हैं आर इज रिलेशन टू बी, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो हम क्या हम्म। लिखेंगे? हम क्या लिखेंगे? टू रिलेशन टू वन। अगर टू टू रिलेशन टू फोर, अगर टू फोर से रिलेशन है तो लिखेंगे टू रिलेशन टू फोर, अगर टू फोर से रिलेशन नहीं है तो टू नॉट रिलेशन टू फोर। ठीक है, रिलेशन है तब लिखेंगे टू रिलेशन टू फोर। अगर कोई रिलेशन नहीं है किसी एक एक पेयर में, ये टू फोर क्या एक पेयर है ना, एक ऑर्डर पेयर का बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे? नॉट रिलेशन। पहले बेसिक समझो, क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, क्वेश्चन के लिए मत हड़बड़ाना। अगर दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन कैसे होंगे इसके, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, क्वेश्चन तो मैं करा ही दूंगा। ठीक है, हम्म। समझ में आया? इतना बताओ समझ में आया कि नहीं? हाँ सर, आ गया। ठीक है, अगर अगर मान लो, लेट्स इमेजिन, देखो, ए कोई सेट है, ए कोई सेट है, ए बी सी। ठीक है, ए कोई सेट है, मान लो 1 3 5 6 7 8। ठीक है, ज्यादा मैंने ले लिया, रुक जाओ, थोड़ा सा ही सेट लेना है। 1 2 3 लेना है। ठीक है, बी कोई सेट है, वो हम ले रहे हैं, वो हम ले रहे हैं। अगर बी कोई सेट है वो हम ले रहे हैं, मान लो 2 4 6, ये ले रहे हैं। अब ए क्रॉस बी करो, टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे, कितने पेयर आएंगे? 9 पेयर। 9। 9 पेयर आएंगे। इस 9 पेयर में फाइंड रिलेशन ऑफ ए कॉमा बी वेयर ए एंड बी बोथ आर बोथ आर इवन फ्रॉम ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी में ए कॉमा बी फाइंड करो जिसमें ए और बी दोनों इवन होंगे, तो क्या क्या होंगे बताओ? सर पेयर्स बताऊं या रिलेशन? रिलेशन बताओ, रिलेशन। जो मैं बताती हूँ, एक तो 1 को तो हम पहले लेंगे ही नहीं। आप पहले और सोच लो, 3 का। आराम से पहले सोच लो, पहले आराम से सोच लो, आराम से सोच लो, 2 मिनट सोच, मैं कॉल पे। चलो क्या आया रिजल्ट बताओ, रिजल्ट क्या आया? सर इसका रिजल्ट होगा 2 2 और 2 4 और 2 और 6। 2 2 2 4 और 2 और 6। 2 2 2 4 2 6। ठीक है, यही इवन होंगे। अब बताओ टोटल 9 पेयर थे और रिलेशन कितने बने? 3 पेयर 3। का, 3 पेयर का। तो रिलेशन समझ पा रहे हो? हाँ सर, रिलेशन समझ अच्छा पा है रहे ये तो। हो? आसान है, बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ए क्रॉस बी में रिलेशन बनाओ, रिलेशन पूछ देंगे कि ए और बी दोनों इवन होने चाहिए, ए इज अ डिविजन ऑफ बी। ठीक है, ऐसे ही पूछेंगे, ए इज स्क्वायर रूट ऑफ बी, ऐसे पूछेंगे। तो मैथ्स पता हो तो रिलेशन बता पाओगे। क्लियर है? ठीक है, हम्म। अगर हम आपसे पूछे इतना ही रिलेशन है, इससे अब इसमें टाइप्स देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, वो अलग बात। टोटल, फिर डोमेन रेंज देखेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, मतलब ये मैक्सिमम कितना टोटल नंबर रिलेशन जा सकता है, सोचो। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना जा सकता है? मान लो ए में टोटल m एलिमेंट्स है, बी में टोटल n एलिमेंट्स है, कितना रिलेशन बना सकते हो? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी नहीं पूछ रहे हैं। रिलेशन तो आप कुछ भी बना सकते हो ना।
ठीक है, हम्म तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछ रहा है, तो ए इज एम एलिमेंट्स, ए में एम एलिमेंट्स है और बी में एन एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस बी कितने होंगे, एम इंटू एन। तो कितना होगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, कितना होगा बताओ। सर, मुझे जितना लगता है कि ए इंटू बी का ये होगा कि लेस देन और इक्वल टू एम इंटू एन होना चाहिए, मतलब ए और बी से इक्वल होंगे या तो ए और बहुत बी से ज्यादा हो कम सकता होंगे। है, बहुत। टोटल नंबर ऑफ सब, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होता था, अरे हाँ सर, सबसेट तो बहुत भी बना सकते हैं। कितना, वैसे ही सोचना है, वैसे ही सोचना है। अब मैंने इवेंट बोला है, कोई आके बोलेगा क्या कि ऐसा बनाओ कि दोनों ये हो, क्या बोलते हैं, ऐसा ये एक रिलेशन हुआ, ऐसे बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं ना। हम्म ये एक पूरा मीनिंगफुल रिलेशन हुआ। ये तीनों जो आंसर लिखो ना, 2 2 2 4 2 6, ये एक रिलेशन हुआ इवन नंबर का, कोई ऑड का बोल देगा, कोई नेचुरल नंबर का बोल देगा, ठीक है, कोई ऑड इवन दोनों का बोल देगा। समझ रहे हो बात। तो एम इंटू एन होगा टोटल नंबर ऑफ पेयर। अब हम्म सबसेट में होता था 2 का पावर m, 2 का पावर n, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का पावर mn, होगा ना। हम्म एग्री हो, बिल्कुल होगा। क्या कह रहा हूँ, बहुत सारा हो सकता है ना, सोचो ना, कोई भी रिलेशन कुछ भी बना सकता है। तो मीनिंगफुल और नॉन मीनिंगफुल मतलब नहीं रख रहा, कुछ भी बना सकता है रिलेशन, बोला तो नहीं है मीनिंगफुल रिलेशन, अब बोलेगा भी नहीं मीनिंगफुल रिलेशन। मीनिंगफुल क्या होता है, जो तुम्हारे लिए मीनिंगफुल है मेरे लिए मीनिंगफुल है ही नहीं। ठीक है, तो मीनिंगफुल वर्ड आएगा नहीं, क्वेश्चन पूछ सकता है फाइंड रिलेशन ऑफ मीनिंगफुल, तब बोल सकता है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन में भी बोल सकता है कि मीनिंगफुल नॉन मीनिंगफुल, वो दोनों मिला के होंगे। ठीक है, अब ये 2 का पावर n, अगर मान लो ए क्रॉस बी, नाइन नाइन आया है, ए क्रॉस बी का रिजल्ट 9 आया है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना होगा, 2 की पावर 9। बताओ। 2 की पावर 9, बस। ठीक है, ओके अब सर। देखो, यहीं पे एक छोटा सा टॉपिक मैं बता देता हूँ, डोमेन रेंज। मैं इसको फिर से रिपीट करूंगा, लेकिन छोटा सा टॉपिक है, बता दूंगा, डोमेन और रेंज। ठीक है, अभी रिप्रेजेंटेशन बचा है रिलेशंस का, छोटा सा एरो डायग्राम से करते हैं, बायलैटिस करते हैं, वो बहुत छोटा सा चीज है, ऑलरेडी बता चुके हैं अभी ऑर्डर पेयर में, तो वहां भी बता देंगे। डोमेन रेंज क्या होता है, अगर हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ठीक है, डोमेन रेंज किसका, रिलेशंस का, नॉट ए क्रॉस बी का, डोमेन रेंज रिलेशंस का। ठीक है, रिलेशंस का। तो डोमेन मतलब होता है इनपुट, इससे याद रहेगा, रेंज मतलब होता है आउटपुट। अब देखो, ए क्रॉस बी में हम कितने पेयर बन सकते थे, 9 पेयर, उसमें रिलेशंस कितने आए, उसमें 3। रिलेशंस कितने आए, 3 पेयर रिलेशन आए। तो इस 3 पेयर में डोमेन और रेंज होगा कैसे, ए क्रॉस बी ना, एक्चुअली ये तो ए क्रॉस बी का ही सबसेट है ना। तो जब हम्म ए क्रॉस बी लिख रहे हैं, तो हम पहले ए का एलिमेंट्स लिख रहे हैं, फिर बी का एलिमेंट्स लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं। तो ये जो इन्वॉल्व है रिलेशन में, इन्वॉल्व मतलब आप इसको देखोगी, ए क्रॉस बी को नहीं देखना है। रिलेशन निकालने के पहले ए क्रॉस बी लिखोगे, उसमें से इवन इवन वाले ढूंढोगी ना, यहाँ हमने नहीं लिखा है, लेकिन एग्जाम में तो ए क्रॉस बी लिखेंगे, फिर उसमें से पेयर ढूंढेंगे जो पूरे पूरे इवन वाले होंगे। ठीक है, तो जो रिलेशंस बनेंगे, उसमें जो पहला जो ए लिखा होगा, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, 2 लिखा है, फिर 2 लिखा है, पहला सब में 2 लिखा है, जो पहला लिखा होगा वो होगा डोमेन, और जो बाद में लिखा रहेगा वो रेंज होगा। तो डोमेन एंड रेंज इज द सेट फ्रॉम द रिलेशन। तो क्या होगा डोमेन, बताओ, इस क्वेश्चन के हिसाब से डोमेन क्या होगा, क्या होगा डोमेन, डोमेन 2 होगा। शिफ्ट 2 होगा, तो उसको सेट की तरह लिखना है, डोमेन एंड रेंज इज द सेट। ठीक है, रेंज क्या हम्म होगा बताओ। रेंज होगा ब्रैकेट्स के अंदर 2 4 और 6। अब बताओ, डोमेन रेंज भूलोगे, इससे ज्यादा डोमेन रेंज कुछ नहीं है। आपको सिर्फ रिलेशन में से ढूंढना है कि ए वाले कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, वो डोमेन में हो जाएंगे, बी वाले कौन कौन से एलिमेंट है वो रेंज में आ जाएंगे। अगर ए क्रॉस बी चेक करें, बी क्रॉस चेक कर रहे हैं, ये तो उल्टा हो जाएगा। समझ में आया, सर, क्या टफ डोमेन है रेंज डोमेन के रेंज, अलावा भी तो एक और होता है कुछ, पता नहीं, क्या याद बताओ, नहीं आ रहा। अजीब सा नाम होता है, रुक जाओ मैं आपको बताती हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। बताओ बताओ बताओ, बताओ क्या होता है, या तो एक मिनट। पढ़ाना बाकी होगा, कब अगर होगा तो पढ़ाना बाकी होगा।
नहीं, रिलेशन में ही होता है, पता नहीं मुझे, अभी याद ही नहीं आ रहा। डोमेन होता है, इनवर्स एक रेंज होता रिलेशन, है। इनवर्स रिलेशन, एक रिलेशन मिनट ऑफ मैं आपको देख सेट। के बताती हूँ। देख के बताओ, देख के बताओ, कोई इशू नहीं, अभी तो क्वेश्चंस बाकी है ना करने। अभी रिप्रेजेंटेशन बाकी है, इसके क्वेश्चंस बाकी है आपके, जो पढ़ रहे हैं। तो इतना ही रहेगा, अभी हम इसका बाकी चीज नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप मुझे बताओ क्या डॉट है आपके, क्या पूछ रही हो आप, वो बताओ मुझे। सर हम 2